तो आज का लेक्चर है हमारा बैटरीज और कमर्शियल सेल्स के ऊपर। तो हम शुरू करते हैं। बैटरीज और कमर्शियल सेल्स क्या हैं, आइए देखते हैं। देखिए, इससे पहले हमने डिस्कस किया, अगर आपको याद हो, एक सेल डिस्कस किया था। उस सेल का नाम था इलेक्ट्रोकेमिकल सेल। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, क्या आपको पता है कि हमने इलेक्ट्रोकेमिकल सेल या हमने सेकंड पार्ट में डिस्कस किया था। सेकंड ही हमारा जो लेक्चर था उसमें हमने डिस्कस किया। और हम इलेक्ट्रोकेमिकल सेल डिस्कस करते समय हमने ये कहा था कि हम क्या करते थे, हम केमिकल जो यूज करते थे उन केमिकल्स से हम क्या कर रहे थे, हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते थे। हम केमिकल का यूज करके हम इलेक्ट्रिकल एनर्जी जनरेट करते थे, हम इलेक्ट्रिकल आउटपुट लेते थे। मतलब हम ऐसा कह सकते हैं कि हमारा इनपुट होता था केमिकल और हमारा आउटपुट क्या होता था, हमारा आउटपुट इलेक्ट्रिसिटी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी या हमारा वर्क होता था, मैकेनिकल वर्क। ठीक है, अच्छा, अब यही कंसेप्ट, यही केमिकल का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी पैदा करना, यही एक्चुअल काम होता है हमारे बैटरीज का या हमारे कमर्शियल सेल्स का। अब क्या है सर कमर्शियल सेल से क्या मतलब है, कुछ बताइए। तो कमर्शियल सेल ऐसे सेल होते हैं जो कि हमें कंस्टेंटली वोल्टेज देते रहें। ठीक है, हम बोल सकते हैं इट मे गिव स्टेडी स्टेट वोल्टेज। ठीक है, ऐसे सेल होते हैं जो कि इजिली डिस्पोज कर सके हम। ठीक है, हम इजिली फेंक सके, कहीं डिस्पोज कर सके। ठीक है, उन सेल को हम कमर्शियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, और ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये ऐसे सेल हैं जो कि वेरी चीप होते हैं और रेडली अवेलेबल होते हैं कंज्यूमर की तरफ। ठीक है, तो उन सेल को कमर्शियल सेल्स कहते हैं। ठीक है, मोर ओवर छोटे होते हैं, कंपैक्ट होते हैं, लाइट होते हैं, इजिली पोर्टेबल होते हैं एक जगह से दूसरी जगह पे। तो ये सारी की सारी चीजें हम क्या कहते हैं, कमर्शियल सेल्स की कैटेगरी में आती हैं। देखिए, फॉर एग्जांपल आप यहीं इलेक्ट्रोकेमिकल सेल्स को देख लीजिए ना। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सेल आप वही एक जो लेबोरेटरीज में, लैब में करने वाला सेल है, दैट इज नॉट अ कमर्शियल सेल। वो कोई कमर्शियल सेल थोड़ी है कि उसे हम इजिली एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाएंगे। वो तो लैब में वर्क करने वाला सेल था ना। तो ऐसे सेल जो कि इजिली एक जगह से उठा के दूसरी जगह ले जाएं, दैट इज इजिली पोर्टेबल हो, इजिली अवेलेबल हो कंज्यूमर की तरफ, या लेस टॉक्सिक हो, कम पोल्यूटेंट वो हमें मतलब दे, हमारे एनवायरमेंट में ऐड करें, हमारे एनवायरमेंट में, वो सारे के सारे सेल्स क्या किस कैटेगरी में आते हैं, कमर्शियल सेल्स की कैटेगरी में आते हैं। ठीक है, तो कमर्शियल सेल्स या बैटरीज आपको क्लियर हो जानी चाहिए। अब ऐसे सेल्स या ऐसी बैटरीज, इसमें भी हमारा केमिकल इनपुट होता है और हमारा इलेक्ट्रिकल आउटपुट होता है। मतलब हम केमिकल का यूज करके हम इलेक्ट्रिसिटी यहां जनरेट करते हैं, इलेक्ट्रिसिटी हम जनरेट करते हैं। तो कमर्शियल सेल्स या बैटरीज भी दो इंपॉर्टेंट कैटेगरीज की होती हैं, याद रखिए। एक है हमारी कमर्शियल सेल्स या बैटरीज भी दो कैटेगरी की हैं। एक है हमारी प्राइमरी कमर्शियल सेल्स, प्राइमरी कमर्शियल सेल्स, और सेकंड है हमारी सेकेंडरी कमर्शियल सेल। ठीक है, प्राइमरी सेल्स क्या है, या प्राइमरी सेल बोल दीजिए या सेकेंडरी सेल बोल दीजिए। तो प्राइमरी सेल ऐसे सारे सेल, याद रखिए, ऐसे सारे सेल जो कि दोबारा से यूज ना किए जाएं। ठीक है, विच इज नॉट रिचार्जेबल, जो कि दोबारा एक बार यूज हो गए, खत्म हो गए, दोबारा से रिचार्ज ना हो, उन सेल्स को हम क्या कहते हैं, प्राइमरी सेल्स कहते हैं। और सेकेंडरी सेल ऐसे सारे सेल जो कि रिचार्जेबल हों, एक बार यूज कर दिया जाए, उसे दोबारा से हम क्या कर सकते हैं, दोबारा से रिचार्ज कर सकते हैं। ऐसे सारे सेल्स को हम क्या कहते हैं, सेकेंडरी सेल्स कहते हैं। तो प्राइमरी सेल की कैटेगरी में हमें सबसे पहले पढ़ना है ड्राई सेल। ड्राई सेल्स क्या होता है, जिसे लीच-लांची सेल भी कहते हैं। और सेकंड हमने पढ़ना है मरकरी सेल। ठीक है, ड्राई सेल और मरकरी सेल पढ़ना है हमने प्राइमरी सेल की कैटेगरी के अंदर। ठीक है, और सेकेंडरी सेल में हमने पढ़ना है लेड स्टोरेज बैटरी, और सेकंड हमने पढ़ना है फ्यूल सेल। तो ये कुछ चार छोटे छोटे सेल्स या छोटे छोटे बैटरीज को हमने डिस्कस करना है अपने आने वाले लेक्चर्स में। तो आपको पता चल जाना चाहिए कि बैटरीज क्या थी। मैंने बता दिया आपको, केमिकल का यूज करके यहां भी इलेक्ट्रिकल एनर्जी आउटपुट मिलती है। और बैटरीज दो तरह की होती हैं, प्राइमरी बैटरी, सेकेंडरी बैटरी। कमर्शियल सेल को कमर्शियल सेल्स क्यों कहते हैं वो भी मैंने आपको बताया, कुछ भी आपको बताया। इजिली पोर्टेबल होता है, तो लेस टॉक्सिक होता है, और ये क्या कर सकते हैं हम, इससे चीप होता है, इजिली अवेलेबल टू कंज्यूमर होता है। दैट्स व्हाई से कमर्शियल सेल्स का नाम दिया गया। तो आइए हेडिंग लगाइए। सबसे पहला सेल दैट इज हमारा लीच-लांची सेल या ड्राई सेल। तो ये है आपके सामने एक फिगर बनाई हुई मैंने
प्राइमरी सेल में लिच लांचेस सेल या ड्राई सेल की, और मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं कंप्लीट ड्राई सेल होता क्या है। जरा आप देखिए मेरे साथ, ड्राई सेल हम पढ़ रहे हैं, और ड्राई सेल क्या है? ड्राई सेल का दूसरा नाम लिच लांचेस सेल है। और लिच लांचेस सेल क्यों कहा गया? कि इसको हमारे एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इन्वेंट किया, उनका नाम था लिच लांचे, ठीक है। तो दैट्स वाई हम इस सेल को लिच लांचे सेल भी कहते हैं, लिच लांचे सेल, ठीक है। और ये कब उन्होंने देखा, कब उन्होंने इन्वेंट किया इस सेल को? 1868 में इन्वेंट किया था लिच लांचे सेल को। दैट्स वाई ड्राई सेल का नाम लिच लांचे सेल भी है। अच्छा, अब जरा इस सेल की कंस्ट्रक्शन पे चलते हैं। तो आप लगाइए हेडिंग और देखिए कंस्ट्रक्शन क्या है इस सेल की, ठीक है। तो कंस्ट्रक्शन देखिए इस सेल की, मैं आपको एक एक छोटी छोटी बात एक्सप्लेन करूंगा, और ये सारी की सारी चीजें अवेलेबल होंगी आपके नोट्स पे, तो आप वहां से देख लीजिए, ठीक है। कंस्ट्रक्शन क्या? एक सिलेंड्रिकल जिंक का वेसल होगा। सिलेंड्रिकल, ये वेसल आपको दिखाई दे रहा है पूरा का पूरा, ये एक सिलेंड्रिकल तरह का एक वेसल है, और ये वेसल किसका है? जिंक का है। तो सिलेंड्रिकल जिंक वेसल, ये बाहर वाला हिस्सा जिंक का बना हुआ है, और सिलेंड्रिकल हिस्सा है जिंक का सिलेंडर है। तो आप लिख सकते हैं जिंक सिलेंडर, सिलेंड्रिकल जिंक वेसल, दैट इज जिंक सिलेंडर। ये एक्ट करता है हमारे एनोड का, ठीक है। सिलेंड्रिकल जिंक वेसल एक्ट करता है हमारे एनोड का। बच्चे याद रखिए एक चीज तो आप जान चुके हैं कि जब भी सेल होगा हमारे एनोड और कैथोड तो होंगे, ठीक है। तो हम एनोड कौन सा है और कैथोड कौन सा है वो देख रहे हैं, ठीक है, कंस्ट्रक्शन में। तो सिलेंड्रिकल जिंक वेसल एक्ट करता है किसका? एनोड का। अच्छा, सेंटर में ग्रेफाइट की रॉड प्लेस की हुई है, जो ये है, ये वाली रॉड, ये हमारी ग्रेफाइट की रॉड है, ठीक है। अब ग्रेफाइट की रॉड, अच्छा पूरी की पूरी रॉड आप मानिए ये वाला हिस्सा ग्रेफाइट की रॉड है, और ये ग्रेफाइट की रॉड सेंट्रली प्लेस ग्रेफाइट रॉड सराउंड किया हुआ है बाई MnO2, ठीक है। ये MnO2 यहां पे भरा हुआ है, ठीक है, MnO2 ये ग्रेफाइट की रॉड है, और ग्रेफाइट की रॉड के बीच MnO2 भरा हुआ है, ठीक है। ग्रेफाइट की रॉड है और ग्रेफाइट की रॉड के बीच MnO2 भरा हुआ है, तो हम लिख सकते हैं ग्रेफाइट रॉड सराउंडेड बाय MnO2, और ये एक्ट करता है किसका? कैथोड का। तो आप यहां लिखिए ग्रेफाइट की रॉड, ये बीच में ब्लैक पोर्शन वाली ग्रेफाइट की रॉड है, और ग्रेफाइट की रॉड किससे सराउंड की हुई है? ग्रेफाइट की रॉड सराउंड की हुई है MnO2 के साथ, ठीक है, सराउंडेड बाय MnO2, ठीक है। और ये किसका एक्ट करती है? ये एक्ट करती है आपके कैथोड का, ये कैथोड एक्ट करती है, ठीक है। आपको क्लियर हो जाना चाहिए एनोड क्या है और कैथोड क्या है इस टाइम तक, ठीक है। अच्छा, ये हमारा हो गया बाहर वाला एनोड। अब ये पूरा का पूरा पोर्शन हो गया आपका कैथोड। एनोड और कैथोड के बीच, ठीक है, द स्पेस बिटवीन एनोड एंड कैथोड, ठीक है, इज पैक्ड विथ सेमी सॉलिड, एक पैक किया हुआ है सेमी सॉलिड मटेरियल से, जिसका नाम है अमोनियम क्लोराइड NH4Cl, ठीक है। एनोड और कैथोड के बीच की जो स्पेस रेड कलर के पेन से दिखाई दे रही होगी आपको, ये अमोनियम क्लोराइड से पैक की हुई है, और ये एक्ट करती है आपके इलेक्ट्रोलाइट का, ये एक्ट करती है इलेक्ट्रोलाइट का। देखिए आपको एनोड भी पता चल गया, आपको कैथोड भी पता चल गया, आपको इलेक्ट्रोलाइट भी पता चल गया, ठीक है। मैं आपको फिर से दोबारा वाला हूं, आप पूरा का पूरा एक सिलेंड्रिकल जिंक का वेसल है। जिंक का वेसल एक्ट करता है एनोड का, पूरा का पूरा सिलेंड्रिकल जिंक वेसल एनोड का एक्ट कर रहा है। ये बीच में ग्रेफाइट की रॉड है, और ये ग्रेफाइट की रॉड सराउंड की हुई है मैंगनीज ऑक्साइड से, MnO2 से, जो एक्ट करती है कैथोड का। एनोड और कैथोड आपस में सेपरेट किए हुए हैं बाई NH4Cl, एक सेमी सॉलिड इलेक्ट्रोलाइट है, ठीक है। जिंक जो है, देखिए आपको दिखाई दे रहा होगा आपको कि जिंक यहां रेड कलर की लाइन है, यहां भी रेड कलर की लाइन है। तो ये जो लाइन है, ठीक है, ये जो लाइन है ये कवरिंग की हुई है जिंक के सिलेंडर के ऊपर, ये जिंक के सिलेंडर के ऊपर कवरिंग की हुई है। इस वजह से टिन की कवरिंग होगी, याद रखिए, ठीक है। ये इस वजह से की हुई है कि कोलिजन ना हो जाए हमारे जिंक के सिलेंडर को। तो जिंक की सिलेंडर को कवर किया हुआ है टिन से,
और इस वजह से कि जिंक की सिलेंडर की कवरिंग ना हो, क्योंकि जिंक ज्यादा रिएक्टिव मेटल है और उसकी कोलिजन को रोकता है हमारा कौन सा टिन, ठीक है। और ये एक इंसुलेटर हम क्या करेंगे, प्लेस करेंगे यहां पे ऐसा ऊपर, ठीक है, यहां पे ऐसा हमारा जो ऊपर वाला पोर्शन होगा वहां पे हमने क्या करना है, हम बोल सकते हैं कि जिंक जो हमारा इंसुलेटर है वो हम ऊपर प्लेस कर रहे हैं एट द टॉप ऑफ द सेल, जो कि क्या कर सकता है, जो कि करता है कि कोई भी एवेपोरेशन वाला फिनोमेना हो या कोई भी यहां से बाहर जाने वाली कोई चीज हो उसे रोक ले। उसे हम बोलते हैं पिच सील। क्या बोलते हैं, लिखिए पिच सील, ठीक है, पिच सील, ठीक। एक इंसुलेटर है, उसको हमने एक टॉप पे प्लेस किया हुआ है कि कोई भी एवेपोरेशन का फिनोमेना हो वो यहां से कोई चीज बाहर ना निकल सके, उसके लिए हमने वहां एक पिच सील किया हुआ है, मेटल की कैप लगाई हुई है, ठीक है, मेटल की कैप लगाई हुई है। अच्छा, अब एनोड और कैथोड आपको पता चल के, ठीक है। एनोड हमारा जिंक का सिलेंडर है और कैथोड आपका ये ऊपर वाला पोर्शन है, ये ग्रेफाइट की रॉड है। तो ये हुआ हमारा पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, हाँ इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, पॉजिटिव टर्मिनल कैथोड, और ये आपका नेगेटिव वाला पोर्शन एनोड। देखिए आपको क्लियर हो जाना चाहिए, ये जिंक का सिलेंडर ही तो है, ये जिंक का सिलेंडर ही तो है, ये सारा जिंक का सिलेंडर ही है, ये सब का सब जिंक का। अब एक अलग बात है कि यहां पे उनको जिंक के सिलेंडर को कवर कर दिया था टिन से, यहां से तो नहीं कवर किया था ना, अब यहां से नहीं किया था, मतलब ये वाला पोर्शन एक्ट कर रहा है एज अ एनोड, ठीक है, और नेगेटिव टर्मिनल ये हुआ, पॉजिटिव टर्मिनल वो हुआ। तो ये थी हमारी कंप्लीट कंस्ट्रक्शन जिसमें हमने देखा जिंक का सिलेंडर है, जिंक का सिलेंडर जो है वो हमारा एक्ट करता है एनोड का, बीच में ग्रेफाइट की रॉड मैंगनीज ऑक्साइड से सराउंड की हुई है, एक्ट करती है कैथोड का, दोनों में सेपरेशन बाय इलेक्ट्रोलाइट है अमोनियम क्लोराइड से, ठीक है, NH4Cl से इलेक्ट्रोलाइट एक्ट कर रहा है। ऊपर में हमने पिच सील लगाई हुई है, कोई इवेपोरेशन का फिनोमेना ना हो। जिंक के सिलेंडर को हमने टिन की कवरिंग से रोका हुआ है, कोलिजन के प्रोसेस को खत्म करने के लिए, कोलिजन ना हो जाए। और फाइनली हमने देखा हुआ है कि हमारा एनोड ऊपर वाला पोर्शन है जो ग्रेफाइट की रॉड है, और कैथोड हमारा कैथोड अपना ऊपर वाला पोर्शन है, और एनोड हमारा ये वाला जो कि जिंक की रॉड है। तो यहां तक तो क्लियर था। आइए देखते हैं अब इसकी वर्किंग को, आइए देखते हैं केमिकल रिएक्शन कैसे कैसे हो रही है। तो एट एनोड लिखिए, एनोड पे क्या होता है, एनोड पे आप जानते हैं कि एनोड पे होता है हमारा ऑक्सीडेशन। तो केमिकल रिएक्शन एनोड पे क्या होगी, एनोड एक्ट कर रहा है जिंक का, ठीक है, जिंक एक्ट कर रहा है एनोड का, ठीक है, तो जिंक पे होगी, जिंक हमारा सॉलिड था, ऑक्सीडाइज होगा, ऑक्सीडाइज होने से Zn+2 ऑक्सीडेशन स्टेट में चला जाएगा और कितने इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करेगा। मतलब जो रिएक्शन होगी आपका जिंक ऑक्सीडाइज होगा, ठीक है, जो रिएक्शन होगी आपका जिंक खत्म हो रहा है, ऑक्सीडाइज हो रहा है, Zn सॉलिड खत्म हो रहा है, कुछ सेमी लिक्विड बना रहा है, आपका Zn आयन बना रहा है, ठीक है, तो एनोड पे हो रही है ऑक्सीडेशन। कैथोड पे क्या होगा, आप लिखिए एट कैथोड, कैथोड की रिएक्शन लिखिए, कैथोड पे क्या होने वाला है। तो आपको पता है कि कैथोड हमारा ये MnO2 है ना, MnO2 वाला पोर्शन एक्ट कर रहा है कैथोड का। तो आपका मैंगनीज ऑक्साइड, ठीक है, MnO2 मैंगनीज ऑक्साइड, और साथ में हमारा इलेक्ट्रोलाइट है NH4, ठीक है, NH4Cl है ना, तो ये कैसे NH4 इलेक्ट्रोलाइट टूटेगा, कैसे टूटेगा, NH4 पॉजिटिव और Cl नेगेटिव, ठीक है। तो आपका मैंगनीज ऑक्साइड और साथ में आपका इलेक्ट्रोलाइट है NH4 पॉजिटिव, ठीक है, मैंगनीज ऑक्साइड और NH4 पॉजिटिव। अब कितने इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे उसने एनोड पे, 2, तो कितने इलेक्ट्रॉन गेन होंगे, 2। देखिए मैं आपको बताऊंगा, अब रिडक्शन हो रही है यहां पे, रिजल्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ MN2O3 और साथ में एक गैस बनेगी जो है NH3 और फाइनली H2O, ठीक है, H2। अब देखिए जरा कैसे, यहां आप 2 को एक बार हाथ रखिए, 2 को भूल जाइए 1 सेकंड के लिए, और देखिए मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, ठीक है। आप देखिए एक ऑक्सीजन के ऊपर -2, 2 ऑक्सीजन के ऊपर -4 है। अब मैंगनीज यहां पे किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +4 में है, ठीक है। वो अलग बात है, 2 से मल्टीप्लाई कर लिया, 2 मॉलिक्यूल हो गए, ठीक है, मैंगनीज +4 में है। अब जरा यहां देखिए मैंगनीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, ठीक है, मैंगनीज किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है। यहां एक ऑक्सीजन -2, 3 ऑक्सीजन किस में है, -6 में, और 2 मैंगनीज किस में है, +6 में। एक मैंगनीज किस में, किस ऑक्सीडेशन स्टेट में है, +3 में है। यही बात है ना, रिडॉक्स सेक्शन में आप पढ़ चुके। यहां मैंगनीज +4 में है,
यहां आगे जाके मैंगनीज +3 में हो गया, एक मैंगनीज, ठीक है। अगर एक मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +3 गई, मतलब एक मैंगनीज ने एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और +4 से +3 ऑक्सीडेशन स्टेट डिक्रीज हुई, तो दूसरा मैंगनीज ने भी एक इलेक्ट्रॉन गेन किया और +4 से +3 किया। इसका मतलब यहां जो 2 इलेक्ट्रॉन लॉस किए थे एनोड पे जिंक ने, वही 2 इलेक्ट्रॉन 2 मैंगनीज गेन कर रहा है, +4 से +3 में जा रहा है। लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एट एनोड इज गेन्ड बाय मैंगनीज एट कैथोड, एंड यहां पे जब गेन होगा तो उससे मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट +4 से +3 चली जाएगी, और जब भी ऑक्सीडेशन स्टेट का डिक्रीज होता है तो हम कहते हैं रिडक्शन हो रही है। तो आपको क्लियर हुआ कि कैथोड पे क्या हुई, कैथोड पे हुई हमारी रिडक्शन, ठीक है, याद रखिए। मोreover कहीं ना कहीं कुछ बुक्स यहां ऐसा भी लिखती हैं कि MnO2 के साथ साथ ZnCl2 भी प्रेजेंट होता है हमारे इस ड्राई सेल के अंदर। MnO2 के साथ ZnCl2 भी प्रेजेंट होता है। अब उसका कारण क्या है, ZnCl2 प्रेजेंट होता है, उसका काम देखिए क्या है। देखिए ये सारा का सारा क्लियर है आपको, कैथोड की रिएक्शन, एनोड की रिएक्शन, ठीक है। अब जो अमोनियम गैस बनी हमारे रिएक्शन होने पे कैथोड पे, वो अमोनियम गैस कंटिन्यूसली बनती जाएगी तो हमारा सेल एक्सप्लोसिव हो सकता है, हमारा सेल फट सकता है। तो ये ZnCl2 क्या होता है, टूटता है। Zn2 पॉजिटिव है ना, ZnCl एक Cl -1, 2 Cl -2, तो Zn किस में है, Zn +2 में है। तो Zn +2 वाला जुड़ेगा किसके साथ, अमोनिया के साथ, ठीक है, किसके साथ, अमोनियम गैस के साथ, NH3 गैस के साथ, और बना देगा कंप्लेक्स क्या है, ZnNH3 ऑक्सीडेशन स्टेट में, ठीक है। तो यहां पे कंप्लेक्स बन जाता है, और हमारा कंप्लेक्स किसमें होता है, लिक्विड स्टेट में नहीं होता, वो सेमी सॉलिड या सॉलिड स्टेट में होता है, ठीक है। तो दैट्स व्हाई जो अमोनियम गैस हमारी यहां पे बन रही थी, उस अमोनियम गैस को कैप्चर करने के लिए Zn का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है, और कुछ एनसीईआरटी या कुछ बुक्स ऐसा भी लिखती हैं कि Zn का क्या रोल है, वो अमोनियम गैस को कैप्चर करता है, तो हमारा सेल एक्सप्लोजन नहीं हो सकता, ठीक है। तो ये सारा का सारा सेल हमारा ड्राई सेल या लिस्लांचे सेल था, जिसमें हमने एनोड पे ऑक्सीडेशन देखी जिंक की, और कैथोड पे हमने मैंगनीज की क्या देखी, रिडक्शन होते हुए देखी, और ZnCl2 का भी रोल आपको बता दिया, और उसके आपकी कंस्ट्रक्शन भी आपको बताई। एक बड़ा ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है, वो ये आपको कहीं ना कहीं एग्जामिनर पूछता है कि इस सेल की वोल्टेज बताइए, वोल्टेज क्या है इस सेल की। तो आप इस सेल की वोल्टेज लिखेंगे, बड़ा इंपॉर्टेंट बात है, वोल्टेज आप इस सेल की लिखेंगे, और वोल्टेज है आपके इस सेल की, नोट डाउन कीजिए, वोल्टेज आती है कहीं ऑब्जेक्टिव में 1.25 वोल्ट से लेके 1.50 वोल्ट, ठीक है। वोल्टेज है इस सेल की 1.25 से 1.50 वोल्ट, और एफिशिएंसी है इस सेल की 70%, ठीक है। वोल्टेज भी लिख लीजिए, और यह है एफिशिएंसी, और यह है हमारी वोल्टेज। तो यह हुआ हमारा कंप्लीट कंसेप्ट ड्राई सेल का, कि ड्राई सेल है क्या, और ड्राई सेल की छोटी छोटी बातें हमने यहां पे डिस्कस करी हैं आपके सामने। तो आई होप आपको ये लेक्चर अच्छे से क्लियर हुआ होगा कि ड्राई सेल क्या है। मैं एक बार फिर से छोटी छोटी सी बात क्लियर कर देता हूं आपको। देखिए, याद रखिए, ये बाहर वाला जो भी हिस्सा आपको दिखाई दे रहा है, ये हमारा सिलेंड्रिकल जिंक का वेसल है, जो कि एक्ट करता है एनोड का, ठीक है। और बीच में जो भी आपको रॉड दिखाई दे रही है, ग्रेफाइट की रॉड है, और ग्रेफाइट दैट इज कार्बन की रॉड है, और जो सराउंड की हुई है मैंगनीज ऑक्साइड से, MnO2 से, जो कि एक्ट करती है हमारे कैथोड का, ठीक है। अब ये दोनों आपस में सेपरेट किए हुए हैं इलेक्ट्रोलाइट से, और इलेक्ट्रोलाइट हमारा NH4Cl है, ठीक है। एनोड पे जिंक की ऑक्सीडेशन, कैथोड पे मैंगनीज है, उसकी रिडक्शन हो रही है, ठीक है। अब ये सारी की सारी वर्किंग होने से हमने देखा कि ऑक्सीडेशन जितनी हुई उतनी, जितने इलेक्ट्रॉन ऑक्सीडेशन में लॉस हुए उतने इलेक्ट्रॉन रिडक्शन में गेन भी हुए। उसके बाद हमने इसकी वोल्टेज देखी, हमने इसकी एफिशिएंसी देखी। अब ये सेल यूज कहां होता है, तो ये सेल यहां हम लिख लेते हैं, ये सेल ट्रांजिस्टर्स वगैरह में, या आपकी वॉच घड़ियां हो गई, उनमें ये सेल यूज होता है, या आप रेडियो वगैरह में देख लीजिए, या रेडियोज वगैरह में जो सेल पाए जाते हैं वो हमारे ड्राई सेल ही होते हैं। तो ये सारा का सारा कंसेप्ट था आपका ड्राई सेल पे। थैंक यू।